नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आपका नारी शक्ति कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ सुमिता सिरोठिया। दर्शकों, अक्सर क्या होता है, महिलाएं जो होती हैं वो परिवार का ध्यान रखते रखते अपना ध्यान रखना कहीं ना कहीं भूल जाती हैं। बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। खाना पीना वही जो सिंपल घर में चल रहा है वही खाना है, उसमें से जो बच गया वही खा लेना है। और इसके बाद बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हार्मोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं। थायराइड हुआ, बीपी हुआ, शुगर हुआ, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, ये सारी प्रॉब्लम्स आने से महिलाएं कहीं ना कहीं जूझती रहती हैं और परिवार का ध्यान रखती रहती हैं। तो इसी तरह से जो महिलाएं ध्यान रख रही हैं उनका ध्यान कौन रखेगा, इसी विषय पर आज हम बातचीत करने वाले हैं। और आज हम बातचीत करेंगे महिलाओं की मधुमेह के कारण और महिलाओं की जो समस्याएं हैं और महिलाओं में स्पेशली जो मधुमेह के कारण और उपचार क्या हैं, इसी विषय पर बातचीत करने वाले हैं। और इसी विषय पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर जाम्बू जैन, जो कि मधुमेह विशेषज्ञ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि महिलाएं बहुत ही ज़्यादा, मैं खुद एक महिला हूं तो मैं जानती हूं कि परिवार का ध्यान रखते रखते हम अपना केयर भूल जाते हैं। तो बेसिकली महिलाओं की जो मधुमेह की जो समस्या है उसके बारे में बताइए कि ये क्या है और इसके क्या क्या प्रकार होते हैं। देखिए, मधुमेह हमारे जो समाज में अभी जिसको जाना जाता है, एक डायबिटीज़ की बीमारी भी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, और हिंदी में मधुमेह बोलते हैं, और कॉमनली शक्कर की बीमारी बोलते हैं। जो भी मरीज, चाहे वो महिला हो या पुरुष, जिसकी खाली पेट की शक्कर 120 से ज़्यादा हो, वो डायबिटिक माना जाता है। 120 से 126 हम प्री डायबिटिक लेके चलते हैं, और 126 से ज़्यादा डायबिटिक कहा जाता है। और खाना खाने के बाद अगर आपकी शुगर 150 से ज़्यादा है तो आप डायबिटिक हैं, और 150 से 200 के बीच में तो उसको हम प्री डायबिटिक स्टेट में लेते हैं, और 200 के ऊपर कंफर्म हम डायबिटिक मानते हैं जी। और डायबिटीज़, आज डायबिटीज़ शक्कर की बीमारी या मधुमेह की बीमारी है, आज एक बड़ी विकराल बीमारी हो गई है, क्योंकि आम पब्लिक के बीच में इसके बारे में थोड़ा सा ज्ञान की कमी है, और इसके बारे में थोड़ा सा पता कम होने के कारण काफ़ी तरह की भ्रांतियाँ इसके बारे में फैली हुई हैं जी। तो इसके प्रकार के बारे में बताएं कि क्या क्या प्रकार होते हैं, किस तरह से हम डायग्नोस कर सकते हैं कि हमें शुगर की प्रॉब्लम है। देखिए, पहले तो मैं आपको डायबिटीज़ के बारे में बताना चाहूँगा कि डायबिटीज़ आखिर है क्या। अगर हमको ये पता चल जाए कि डायबिटीज़ क्या है तो उसका प्रकार बहुत आसानी से समझ में आता है। बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है, मतलब मानव शरीर है, वो ग्लूकोज को अपना ऊर्जा का स्रोत मानता है जी। और ग्लूकोज हमको काहे से मिलता है? खाना खाने से मिलता है। मतलब एक चीज़ बहुत क्लियर है कि चाहे मैं रोटी खाऊं, चाहे मैं सब्जी खाऊं, या चाहे मैं ग्लूकोन डी पीऊँ, या मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँ, चाहे दूध पीऊँ, चाय पीऊँ, वेज खाऊँ, नॉन वेज खाऊँ, मैं कुछ भी खाना खाता हूँ, मेरा शरीर उसमें से ग्लूकोज एक्सट्रैक्ट करता है। वो ग्लूकोज हमारे खून में जाता है। जब ग्लूकोज खून में पहुंचने लगता है तो हमारे शरीर में से एक इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, उस ग्लूकोज को पचाता है, एनर्जी निकलती है, और वो एनर्जी हमारा शरीर उपयोग करता है। ये एक नॉर्मल प्रोसेस है कि जब भी आपको कमजोरी महसूस होगी, आपको भूख लगेगी, आप खाना खाएंगे, खाने में से ग्लूकोज निकलेगा, और ग्लूकोज को इंसुलिन की मदद से हम उपयोग करते हैं। बिल्कुल। अब डायबिटिक्स में क्या होता है? डायबिटिक्स में ये इंसुलिन बनना बंद हो जाता है जी। या कम हो जाता है। इंसुलिन की कमी के कारण या इंसुलिन के प्रॉपरली काम ना करने के कारण बढ़ते हुए खून के ग्लूकोज को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। अब जिस डायबिटीज़ को हम दवाई दे के सही करते हैं उसको टाइप 2 डायबिटीज़ बोला जाता है। जिस डायबिटीज़ को हम इंसुलिन दे के करते हैं सही, उसको टाइप 1 बोला जाता है। तीसरी होती है गर्भ अवस्था में होने वाली डायबिटीज़, कि गर्भ अवस्था में महिला को डायबिटीज़ हो गई है, उसको हम गेस्टेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। ये 3 प्रकार की डायबिटीज़ प्रचलित हैं, और जो लोग वाक समझते भी हैं जी। मतलब आम बोलचाल की भाषा में हम इसे इजीली समझ सकते हैं कि टाइप 1, टाइप 2 और जो गर्भावस्था के दौरान जो होती है डायबिटीज़ जी। तो अभी जैसे आपने बताया कि गर्भावस्था के दौरान भी महिलाओं को जो शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसका क्या कारण होता है? देखिए, पहले तो मैंने आपको एक चीज़ बताई, डायबिटीज़ इंसुलिन की कमी है। अब ये इंसुलिन की कमी या इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, उसके कारण क्या हो सकते हैं, पहले हमको उसको समझना पड़ेगा। एक जो ओबेसिटी होती है, मोटापा मतलब हमारे शरीर में चर्बी का अत्यधिक होना। जो फैट जो होता है, फैट इंसुलिन को प्रॉपरली काम नहीं करने देता है। तो मोटापे के कारण या इनएक्टिविटी के कारण, सीडेंटरी लाइफस्टाइल की भाई हम
बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, कसरत वगैरह नहीं कर रहे हैं, ये सारी तकलीफ़ें होने के कारण इंसुलिन प्रॉपरली काम नहीं करता है। तीसरा जो मुख्य कारण है वो है जेनेटिक्स, जी कि आपके जीन के अंदर ही बदलाव आ गया है कि आपकी बीटा सेल से प्रॉपर इंसुलिन नहीं निकल रहा है। बिल्कुल। तो ये कुछ कारण है कि आपके अंदर ये प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम आती है। जी और चौथा कारण है हमारा खान पान। पांचवा कारण है आपका एनवायरमेंटल। कहीं ना कहीं आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, डायबिटीज़ आज से 100 साल पहले इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन आज डायबिटीज़ एक भयंकर दैत्य की तरह बढ़ी जा रही है। जी, बिल्कुल तो सही कहा आपने, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसी है कि हर दूसरे व्यक्ति में हम देख रहे हैं आज के दौर में। वो इसलिए भी हो रही है क्योंकि कहीं ना कहीं लाइफस्टाइल डिसऑर्डर भी बहुत बड़ा एक फैक्टर है, जिसमें हम अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस नहीं कर रहे हैं, खान पान पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमारी जो एक्सरसाइज है उसको नहीं कर पा रहे हैं। आप प्रकृति के विरोध में नहीं जा सकते, मेरा जी सिंपल सा ये कहना है। जी प्रकृति ने आपको जन्म दिया है तो आपको दिन में काम करना है, रात में सोना है, आपको नेचुरल चीज़ें खानी है, आपको वेस्टर्न लाइफस्टाइल पे नहीं जाना है, बिल्कुल सही। और आपको एक्सरसाइज करना है। मतलब आप अपनी बॉडी को बिल्कुल सीडेंटरी हैबिट में नहीं डाल सकते कि मतलब कुछ काम ना करे। आपको एक्सरसाइज प्रॉपरली करना है, फल सब्जियां खाना है। अब आप फास्ट फूड वगैरह पे ज़्यादा दिमाग लगाएंगे, फास्ट फूड ही फास्ट फूड, पिज़्ज़ा वगैरह, बर्गर वगैरह, आप वही खाते रहेंगे तो आपका फैट बढ़ेगा। आपके शरीर में प्रोटीन की भी ज़रूरत है, आपके शरीर में रफेज की भी ज़रूरत है, आप वो उसको देते नहीं। वो हमको फलों से मिलता है, हमको सब्जियों से मिलता है। और दाल चावल रोटी सब्जी जो हम खाते हैं नॉर्मल, वो हमने आजकल खाना बंद कर दिया है। हमने आजकल वेस्टर्न लाइफस्टाइल को रख लिया है। जो वेस्टर्न में आज डायबिटीज़ सबसे बड़ी तकलीफ़ थी, आज वो हिंदुस्तान की सबसे बड़ी तकलीफ़ है। आज की प्रेजेंट सिनेरियो में 25 मिलियन से ज़्यादा लोग भारत में डायबिटीज़ के मरीज हैं, और जो 2045 में हम समझ रहे हैं कि ये 35 से 40 मिलियन हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ, हिंदुस्तान का दूसरा नंबर है डायबिटीज़ में। बड़ी बात है, सोचनीय विचारणीय बिंदु है कि दूसरे नंबर पर हमारा जो विश्व स्तर पर अगर हम देखें तो डायबिटीज़ जो लोग हैं हमारे यहाँ दूसरे नंबर पर आ चुके हैं विश्व के स्तर पर अगर देखते हैं, तो ये बात बहुत ही सोचनीय और विचारणीय है। आगे बताइए, आपकी जो कारण है इसके, जैसे अभी हमने भी डिस्कस किया कि जो गर्भावस्था में जो महिलाएं रहती हैं उनके कारण जो रहते हैं, कुछ मिलते जुलते कारण एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी वही रहते हैं क्या? देखिए, डायबिटीज़ होने के? डायबिटीज़, आप एक चीज़ को समझने की कोशिश करें, ये बेसिकली एक चीज़ महिलाओं के लिए इसमें बहुत अच्छी मैंने देखी है। जी ये 14.1 प्रिवलेंस इसका पुरुषों में है और महिलाओं में 9.4 या 2 के बराबर है। जी तो महिलाओं में डायबिटीज़ पुरुष की अपेक्षा कम होती है। जी लेकिन डायबिटीज़ क्यों होती है पुरुषों में और महिलाओं में कम क्यों होती है, उसका भी विश्लेषण हमको करना ज़रूरी है। नशा, भाई पुरुष जी ड्रिंकिंग हैबिट्स, स्मोकिंग हैबिट, टोबैको च्यूइंग, अनहेल्दी डाइट पुरुष करते हैं, महिलाएं कम करती हैं। लेकिन आज जो हम देखने को मिल रहा है कि महिलाएं भी उसी ट्रेंड पे जा रही हैं। बिल्कुल। हमारे समाज में अब एक नशा एक बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। ड्रिंकिंग इट्स अ वेरी कॉमन हैबिट, जी। स्मोकिंग इज़ अ वेरी कॉमन हैबिट। तो मैं ये नहीं बोल सकता आज का जो डाटा है वो कल का भी डाटा रहेगा कि ये महिलाओं के लिए अच्छा रहे। दूसरा जो मुख्य कारण है, पहली तो मैं आपको एक चीज़ बहुत क्लियर बताता हूँ कि जेनेटिक्स तो एक मुख्य कारण है कि 80% केसेस आपके जेनेटिकली हैं। जी लेकिन जो हमारी लाइफस्टाइल से रिलेटेड चीज़ें हैं डायबिटीज़ के लिए, इनएक्टिविटी, मतलब शरीर का उतना कार्य ना करना, एक्सरसाइज ना करना, खाने का मतलब गलत तरीके से उपयोग करना, मतलब जो संतुलित आहार होता है वो ना लेते हुए असंतुलित आहार या कोई एक ही चीज़ के लिए आपका विशेष होना। तीसरा, आपका तनाव का होना, जो महिलाओं में बहुत कॉमन पाया जाता है। तनाव, परिवार का तनाव है, जॉब का तनाव है। चौथा, प्रॉपरली ना सो पाना, ये भी महिलाओं के अंदर बहुत कॉमनली पाया जाता है कि वो भाई परिवार की जिम्मेदारियों से ही मुक्त होते होते उनको रात को 1-2 बज जाते हैं, फिर सुबह उठ के फिर से काम पे लगना है या आपके जॉब के लिए जाना है। तो तनाव और निंद्रा, आज मैं देख रहा हूँ कि जिन महिलाओं में अगर ये चीज़ देखी जाती है उसमें डायबिटीज़ का परसेंटेज भी ज़्यादा है। जी क्योंकि अगर तनाव आपके अंदर रहेगा तो आपकी बॉडी कहीं ना कहीं, आपके इम्यून सिस्टम पे भी और जेनेटिकली कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा।
बिल्कुल इफ़ेक्ट देगा वो, जो कि एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज़ के लिए। और आपको स्ट्रेस फ्री और ज़्यादा से ज़्यादा नींद लेने की कोशिश करनी है, ताकि जो आपकी लाइफ़स्टाइल है वो हेल्दी रह सके। अभी आपने अपने कारणों के बारे में बताया, अगर किसी सामान्य व्यक्ति को कुछ लक्षण आते हैं तो वो लक्षण क्या हैं जिससे वो डायग्नोस कर सकता है और डॉक्टर को दिखा सकता है कि उसको कुछ प्रॉब्लम हो रही है? डायबिटीज़ को हम जब भी लक्षणों में डिवाइड करते हैं 3 फेज़ में मैं डिवाइड करता हूँ। जी। पहले फेज़ में हम इस तरीके से, पहले मैंने आपको बताया था कि डायबिटीज़ आपके खून में बढ़ता हुआ ग्लूकोज़ को हम डायबिटीज़ बोलते हैं। जी। जब भी ग्लूकोज़ बढ़ेगा तो मेरी और या ह्यूमन बॉडी जो है वो कहेगी कि नहीं, मैं इसको, ये टॉक्सिन है, ये जहर है, इसको निकालना है। तो इसको निकालने के वो तरीके ढूंढेगी। तरीका होता है पेशाब के रास्ते निकालना। तो आपको जो भी डायबिटिक मरीज़ है उसको बार बार पेशाब आती है। चूँकि क्या है, ग्लूकोज़ का उपयोग नहीं कर पाते हैं तो शरीर में एक कमजोरी बनी रहती है। पेशाब आएगी तो प्यास लगेगी, बार बार प्यास लगना, और जहाँ कमजोरी रहेगी तो उस व्यक्ति को भूख भी लगेगी, तो बार बार भूख का लगना। जो 4 मुख्य लक्षण हमने डायबिटीज़ में देखे हैं, जो सबसे ज़्यादा व्यक्ति के अंदर पाए जाते हैं, वो है सबसे पहले कमजोरी का होना। वो अच्छा खा रहा है, अच्छा रह रहा है, उसके बाद भी वो कमज़ोर फील करता है। बार बार पेशाब आना, वो भी फ्री टाइम में, मतलब जैसे रात का वक्त होता है या आप बैठे हुए हैं उस समय आपको बार बार पेशाब ज़्यादा आती है। वर्किंग आवर्स में क्या है कि हम मेंटली उसको डाइवर्ट कर देते हैं। प्यास का लगना, भूख लगना, अगर ये लंबे समय तक ये चीज़ें होती रहेंगी तो फिर आपका ग्लूकोज कहाँ से लेगा शरीर? जो आपके शरीर में स्टोर्ड है। तो वो स्टोर्ड आपके शरीर में से एनर्जी यूज़ करने लगेगा। जब शरीर से एनर्जी यूज़ करता है तो आपका वजन कम होने लगता है। जब वजन कम होने लगता है तो व्यक्ति को बिल्कुल क्लियर दिखने लगता है, मेरा वजन भी कम हो रहा है, मेरे को कमजोरी भी हो रही है, कुछ विशेष मेरे शरीर के अंदर होने लगा है। जी। अब जिसका शरीर कमज़ोर है अब जब हम दूसरे फेस में आ गए, जिसका शरीर कमज़ोर है तो उस व्यक्ति की प्रतिरोधक क्षमता कैसी होगी? वो भी कमज़ोर होगी। तो डायबिटिक जो रहते हैं और जो हमने कॉमनली सुना है कि उनके घाव नहीं भरते हैं, कमज़ोर प्रतिरोधकता के कारण उनके घाव नहीं भरते हैं। छोटी छोटी बीमारियां उनको होने लगती हैं, सर्दी जुकाम पहले नहीं होते थे लेकिन अब होने लगे हैं। अगर पुरुष जवान है या महिला जवान है तो इनफर्टिलिटी या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी होने लगता है। बिल्कुल। यहाँ तक तो पब्लिक बर्दाश्त कर लेती है, देख लेती है। लेकिन फिर इसके बाद जो तीसरा फेज़ डायबिटीज़ का है, तीसरा फेज़ और ख़तरनाक है। डायबिटीज़ कोलेस्ट्रॉल को भी डिस्टर्ब करती है, और डायबिटीज़ के कारण कोलेस्ट्रॉल और प्लेटलेट के डिस्टर्बेंस के कारण ये नसों में जमने लगता है। कौन सी नस में जम रहा है ये मुझे भी नहीं मालूम। अगर ये हार्ट की नस में जमेगा तो हार्ट ब्लॉक करेगा या हार्ट फेल करेगा, इसको हम डायबिटिक कार्डियोपैथी बोलते हैं। अगर दिमाग की नस को करेगा तो पैरालिसिस का अटैक होगा, जो सीवियर अटैक होता है। अगर गुर्दों में करेगा तो गुर्दा फेल करेगा, डायबिटिक नेफ्रोपैथी है। अगर पाँव में झुंझुनी वगैरह आ रही, नसों को ब्लॉक कर रहा है तो डायबिटिक न्यूरोपैथी। आँखों में करेगा तो आँखों की रोशनी कम होना या कैटरेक्ट का होना, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसीलिए डायबिटीज़ पहले तो आपकी लाइफस्टाइल को ख़राब करता है, उसके बाद फिर आपके जीवन को ही पूरा ख़राब कर देता है। अगर आपने इसको कंट्रोल नहीं किया या इसका प्रॉपर इलाज नहीं करवाया तो डायबिटीज़ एक हेल्दी लाइफ से एक बहुत ही दुखी जीवन में ला के सकता है। लेकिन इस बीमारी का इलाज संभव है। इसलिए जो मैंने जो इसके कारण से जो परेशानियां हैं उनको विस्तार से बताना की कोशिश इसलिए करिए कि हमारे समाज में डायबिटीज़ को बहुत हल्के में लिया जाता है। जी, तो सर ये तो आपने बताया कि किस तरह से हमको अपनी लाइफस्टाइल को ठीक रखना है। अभी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के बारे में बात करें तो मुझे ये बताइए कि लाइफस्टाइल को हमें किस तरह से मैनेज करना चाहिए ताकि हमारी जो डायबिटीज़ की जो प्रॉब्लम है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं थायराइड से हम बीपी की तरफ जाते हैं, देन फिर शुगर प्रॉब्लम्स आती जाती हैं। देखिए, लाइफस्टाइल को किस तरह से मेंटेन करें? डायबिटीज़ और थायराइड दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं जी। ऐसा देखने को मिला है, जिनको डायबिटीज़ है उनको थायराइड भी होता है और जिनको थायराइड है उनको डायबिटीज़ भी होता है। इसका कोरिलेशंस के ऊपर अभी स्टडीज़ आ रही हैं, लेकिन 5 से 10% केसेस कॉमन ही रहते हैं। जी, तो उसमें हम लाइफस्टाइल को किस तरह से ध्यान रखें? हम लाइफस्टाइल की बात करते हैं तो मैं गर्व से कहना चाहूँगा कि भारतीयों को इसको सीखने के लिए कुछ नया नहीं करना पड़ेगा। आपको भारतीय लाइफस्टाइल ही लेना है। हमको गर्व होना चाहिए कि हमको बचपन से सिखाया गया है कि हम सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं। सूर्य नमस्कार को आप धर्म का उससे अलग कर दीजिए, आप उसको एक सूरज की रोशनी, विटामिन डी के एब्सॉर्प्शन से समझिए। आप जब भी नहाने के बाद
सूरज की रोशनी में जाते हैं तो आपको विटामिन डी मिलता है 10 मिनट के लिए। आपको कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है, आप विटामिन डी करते हैं। आपको योगा करने को बोला गया है, आप 15 से 20 मिनट की योगा करिएगा। सुबह के वक्त जो हम हल्का खाना खाते हैं, हमारे यहाँ जैसे कभी ओट्स बनते हैं, कभी अंकुरित चने वगैरह खिला देते हैं, कभी पोहा बन जाता है, उस नाश्ते को करिए। फिर उसके बाद हम बोलते हैं कि 3-4 घंटे बाद 12-1-2 बजे के करीब हम खाना खाते हैं, वो प्रॉपरली खाइए। और खाने में भी हमने मतलब हमारे यहाँ पहले सलाद दी जाती थी, उसके बाद रोटी सब्जी परसी जाती है, फिर उसके बाद खाना खाते हैं। फिर दोपहर में थोड़ा सा हल्का फुल्का फलाहार किया जाता है, फिर रात के वक्त फिर वही खाना। लेकिन रात का खाना भी हमने हम पहले कैसे खाते थे भारतीय संस्कृति के हिसाब से कि भाई 7-8 बजे तक खाना हो जाता जी, था, बिल्कुल सही है। और 10 बजे फिर हम सो जाते थे। मतलब पहले तो संतुलित जीवन जीना जरूरी है, जिसमें संतुलित आहार, उसके बाद प्रॉपर नींद, तीसरा है तनाव से दूरी। अगर जैसे ये चीजें हम नहीं कर पाते हैं तो 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज, 25 से 30 मिनट की एक्सरसाइज में हम इतना समझते हैं कि अगर मैं किसी व्यक्ति को बोलूं कि आप पैदल चलिए, तो वो 25 से 30 मिनट में 5 किलोमीटर पैदल चल लेगा। या तो आप 4 से 5 किलोमीटर पैदल घूमिए, अगर पैदल नहीं घूम सकते हैं तो 25 से 30 मिनट अपने घर में एक्सरसाइज करिएगा। और जो तीसरा इम्पोर्टेंट है, तनाव से बचना बहुत जरूरी है। तनाव में रहने वाला व्यक्ति, स्ट्रेस में आप एक चीज़ समझिए, डिप्रेशन आता है। डिप्रेशन में हमेशा आदमी ज़्यादा खाता है जी। वो बिल्कुल उसका क्लियर कट पहला क्लिनिकल फीचर है, ज़्यादा खाएगा और अपने डिप्रेशन को दबाने की कोशिश करता बिल्कुल सही है। तो हमको डिप्रेशन से दूर रहना है, तनाव से दूर रहना है। तीसरी ज़रूरी चीज़ है कि सोने का पर्पस क्यों है हमारी बॉडी में। आदमी सोता इसलिए है कि उसकी बॉडी रिकवर कर सके दिन भर में जो टूट फूट उसके अंदर हुई है। तो अगर आप 7 से 8 घंटे प्रॉपरली नहीं सोएंगे तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी के अंदर ये एक अलग तरीके का तनाव उत्पन्न कर देगा। प्रॉपर डाइट, प्रॉपर एक्सरसाइज, तनाव फ्री लाइफ, गुड लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल का एक सबसे बड़ा जो फंडा जो सर ने बताया है कि आपका जो दिनचर्या है वो आपको सुचारू रूप से रखना है। जैसे कि 25 मिनट का जो घूमना वॉक करना बताया है, उसमें आप 2.5 किलोमीटर जाएं और 2.5 किलोमीटर लौट के वापस आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं 5 किलोमीटर आपकी पर डे की वॉक हो ही जाएगी। और इसी के साथ आप डॉक्टर साहब, जैसे हमने अभी जाना कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और आपसे बोलना चाहूँगा, नशा। जी, आज हमारे समाज में नशा एक बहुत बड़ी विकृति बन गई जी। ड्रिंकिंग हैबिट, स्मोकिंग हैबिट एंड टोबैको च्यूइंग, मतलब मदिरापान करना, दूसरा धूम्रपान करना, तीसरा गुटखे का चबाना जी। इन तीनों चीज़ों से बचना पड़ेगा। अगर आप इनसे नहीं बचेंगे तो डायबिटीज़ तो आपको साथ में मिलेगी मिलेगी, दूसरा कैंसर भी आपको गिफ्ट में मिल जाएगा। और ये आर्थिक रूप से भी आपको परेशान करेगा, शारीरिक रूप से आपकी पूरी जितनी संभावनाएं हैं उसको कम करने लगेगा। चौथा, आपके परिवार में एक अलग तनाव पैदा करेगा। जी, बिल्कुल सही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर तनाव में स्थिति ऐसी बन रही है कि तनाव की स्थिति आपके सामने आ रही है, परिवार का हर एक व्यक्ति उसके लिए जिम्मेदार है, तो हमें अपनी लाइफस्टाइल के साथ साथ परिवार का माहौल, फैमिली एटमॉस्फेयर ऐसा रखना है कि ये स्थिति बने ही ना। जितने ज़िंदगी के पल मिले हैं उसे बड़े खूबसूरती के साथ एंजॉय करते हुए अगर निकाल लें तो ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है सर, मुझे ऐसा कहीं नहीं लगता है। अब ये मुझे बताइए कि जैसे हम आज महिलाओं के लिए मधुमेह के बारे में बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि जो वर्किंग वुमेंस हैं और जो घर में होम मेकर्स हैं, दोनों की ही अपनी अपनी लाइबिलिटीज़ होती हैं, तो उनको किस तरह से डाइट प्लान लेना चाहिए अपना? देखिए, घरेलू महिलाओं के लिए मैं बहुत क्लियर एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। घरेलू महिलाओं के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ है कि वो खाना, अगर उनको डायबिटीज़ से बचना है जी, तो वो खाना बड़े अच्छे से प्लान कर सकती हैं। खाने में पहले हम एक टेक्निकली इसको समझने की कोशिश करते हैं। खाना होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट और रफेज। कार्बोहाइड्रेट वो चीज़ें होती हैं जो हमको रोटी और चावल वगैरह से मिलती हैं, और हमारे मुख्य खाना कार्बोहाइड्रेट ही होता है जिससे हमको ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन वो होते हैं जो हमको दालें और नॉनवेज वगैरह से मिलते हैं। फैट, बसा, जो हमको तेल, घी और दूसरी चीज़ों से मिलते हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। चौथा होता है रफेज, जो हम लोगों ने दिमाग में लेना ही बंद कर दिया है। मतलब जो वो खाना है जिससे ऊर्जा कम और पेट के पाचन और विटामिन ज़्यादा मिलते हैं जी, जिसको हम बोलते हैं सलाद, कच्ची हरी सब्जियां।
ये वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो, दोनों के लिए लागू है कि खाने में हमको रफेज का पार्ट 20% कम, 20 से 30% कर देना है। अगर आप अभी हम जो एक नॉर्मल खाना देखते हैं, हम रोटी सब्जी दाल चावल खाते हैं, जी बिल्कुल तो सही। मतलब 80% खाना हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है। जी प्रोटीन मुश्किल से 5 से 10% और 5 से 10% आपका फैट रहता है। रफेज का पार्ट बहुत कम लोग रखते हैं। तो 80% अगर आप कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो 80% आपका ग्लूकोज बनेगा। जी प्रोटीन से तो बाद में ग्लूकोज बनता है, फैट से भी बाद में बनता है। सबसे पहले ग्लूकोज जो बनता है वो बनता है आपका कार्बोहाइड्रेट से। जी तो आपको ये कार्बोहाइड्रेट को 50 से 60% पे लाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, जैसे 4 रोटी 5 रोटी आप जो खाते थे, उस रोटी में से 1 रोटी 1.5 रोटी कम करें और उसकी जगह 1 प्लेट सलाद बढ़ाएं। सलाद क्या होता है? टमाटर, प्याज, ककड़ी, खीरा, जो भी मौसमी हरी सब्जियां जो हम खा सकते हैं उसको हम सलाद बोलते हैं। दाल का इंटेक ज़्यादा बढ़ाएं। दाल मतलब प्रोटीन। तो हमारे खाने में 20 to 30% रफेज सलाद, 40 से 50% या 60% तक हम कार्बोहाइड्रेट ले सकते हैं, क्योंकि जो ऊर्जा का मेन स्रोत है। 15% प्रोटीन और 10% फैट। जी इस तरीके से अगर हम चलेंगे, या 20% प्रोटीन भी कर सकते हैं, तो 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। पहली बात तो आप डायबिटीज़ से भी बचेंगे, दूसरा मोटापे से भी बचेंगे। बिल्कुल सही। ये डाइट अगर आपने फॉलो करी तो एक बात बिल्कुल मैं आपको क्लियर बता सकता हूँ कि ये आपको मोटापे से भी बचाएगी जी और आपको क्या कहते हैं, डायबिटीज़ से भी बचाएगी। बिल्कुल। और वर्किंग वुमेंस के लिए तो स्पेशली मेरा, क्योंकि चूंकि उनका खाना बहुत उनको टिफ़िन में बांध के या सारी चीज़ें लेके जाना पड़ता है, तो मेरा उनसे एक ही सलाह है कि भाई पहले तो आप सलाद के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करें और दालें, प्रोटीन कंटेंट आप ज़्यादा बढ़ाएं। जी फैट आप जितना लेते हैं वो ज़रूरी है, क्योंकि फैट हमारे जो मुख्य ऑर्गन्स रहते हैं, जैसे हार्ट है, ब्रेन है, गुर्दे हैं, उनको ज़रूरत रहती है। प्रोटीन हमारी मांसपेशियों को ज़रूरत है। कार्बोहाइड्रेट मेरे पूरे शरीर को चलाने के लिए ज़रूरत है। रफेज मेरे को विटामिन और पेट की आंतों के लिए ज़रूरी है। तो मतलब मैं किसी चीज़ को हटा नहीं सकता। बिल्कुल, कहीं भी अगर आप डाइट में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, जो कि सर ने डाइट बताई है वो आपको उसी तरह से लेनी है अगर आपको स्वस्थ रहना है तो। अब मुझे ये बताइए कि अगर आपने स्टेजेस बताए कि डायबिटीज़ के टाइप 1, टाइप 2 और एक गर्भावस्था के दौरान जो डायबिटीज़ होती है वो 2-3 तरह की डायबिटीज़ होती हैं। हाँ। मुझे ये बताइए कि अगर कोई महिला इंसुलिन लेने से घबरा रही है, उसको इंसुलिन की टाइप 1 डायबिटीज़ है और वो घबरा रही है, तो क्या उसके लिए दवा उपलब्ध है या कोई मेडिसिन वगैरह मिल सकती है कि वो इंसुलिन ना लेना चाहे तो वो दवा ले सके? वो देखिए, पहले तो इसमें हमको समझना पड़ेगा टाइप 1, टाइप 2 और गैस्टेशनल डायबिटीज़, जी ये क्लासिफिकेशन आज से 20 साल या 30 साल पहले का क्लासिफिकेशन था। जी बेसिकली डायबिटीज़ में एक चीज़ तो क्लियर है कि ये इंसुलिन की कमी है। जी अगर हम यूएस वगैरह में जाते हैं, जब भी डायबिटीज़ डायग्नोज होती है तो इंसुलिन फर्स्ट लाइन थेरेपी रहती है। क्यों? क्योंकि इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। साइड इफ़ेक्ट के नाम पे क्या है? थोड़ा सा वेट गेन है या शक्कर का कम होना खून में। अगर कोई व्यक्ति इंसुलिन लेने से घबराता है तो पहली तो मेरी ये सलाह है कि इंसुलिन का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। जी दूसरा, जो मैं मेरी जो प्रैक्टिस से देखता हूँ, लोगों के दिमाग में एक भ्रांति भरी गई है, इंसुलिन लास्ट स्टेज होती है डायबिटीज़ की। लेकिन फिर भी उसके बाद कोई महिला बोलती है कि मैं इंसुलिन नहीं लेना चाहती हूँ, तो पहले तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये उसको टाइप 1 जन्मजात वाली डायबिटीज़ है क्या। अगर जन्मजात वाली डायबिटीज़ है तो आपके शरीर में इंसुलिन था ही नहीं, तो आपको शुरू से ही इंसुलिन बाहर से लेना पड़ रहा है। तो इसमें ऐसी कोई दवा नहीं है जो इंसुलिन बनाती हो, तो आपको इंसुलिन बाहर से ही लेना पड़ेगा। जी लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ है जो आपको 30 साल की उम्र या 20 साल या 25 साल या 40 साल के बाद हुई है, तो उस अवस्था में आपको शुरुआत में हम दवाइयाँ देते हैं। जी मैं यहाँ आपको रोकना चाहूँगी। दवाइयों का जैसे आपने बताया, कोई महिला अगर मन में भ्रम है कि वो दवाइयाँ लेगी तो फिर वो कंटिन्यू शुरू रहेंगी, बंद नहीं होंगी। डायबिटीज़ की जो गोलियाँ अगर एक बार लेना शुरू कर दिया, तो इसके लिए क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मैंने आपको पहले भी डायबिटीज़ बताया था कि हमने पहले डायबिटीज़ कैसे हम मानते हैं डायबिटीज़ है। मैंने बोला था खाली पेट की शक्कर आपकी 120 से कम होनी चाहिए। 120 से 126 हम प्री डायबिटिक स्टेट मानते हैं, 126 के ऊपर हम कंफर्म डायबिटीज़ मानते हैं। ऐसे ही
क्लासिफिकेशन है कि खाना खाने के बाद 150 के नीचे अगर आपकी शुगर है तो यू आर नॉन डायबिटिक, 150 से 200 के बीच में है तो यू आर प्री डायबिटिक, और 200 के ऊपर है तो यू आर कंफर्म डायबिटिक। जी। तो मतलब जो प्री डायबिटिक वाला स्टेट है ना, जी, दैट इज नोन एज रिवर्सल स्टेट। उसमें अगर हम हमारी लाइफ स्टाइल को, खाने को जी, और हमारे तनाव को कंट्रोल कर लें या प्रॉपर नींद ले लें और नसों को रोक दें, तो आप ये मान के चलिए कि जो शुगर की बढ़ती हुई वैल्यू अभी आई थी वो कम से कम 4 या 5 साल तक उस लेवल से ऊपर नहीं जा पाएगी। जी, डायबिटीज़ होगी, अब कितने साल बाद होगी ये पता नहीं है, लेकिन उस समय के लिए रुक जाएगी। जी, क्योंकि कुछ ना कुछ जेनेटिक बदलाव तो आ चुके हैं। जीन को मैं नहीं बदल सकता, जीन को आपकी लाइफ स्टाइल भी नहीं बदल सकती, लेकिन आपकी क्रियाएं उसको रोक सकती हैं। बिल्कुल। तो प्री डायबिटिक स्टेट में कोई भी महिला है, कोई भी पुरुष है या कोई भी मरीज है, उसको कंट्रोल किया जा सकता है, उसको रिवर्स भी किया जा सकता है, सिर्फ आपकी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, और लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में खाना, सोना और एक्सरसाइज तीनों आ जाते हैं। बिल्कुल सही सर, आपने बिल्कुल सही जानकारी दी। और जैसा कि आपने सर बताया कि एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर जो है वो कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण कारण है डायबिटीज़ होने का। और इसके साथ ही मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगी कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और हमारी स्पेशल महिलाओं को आपने जो इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज फिलहाल इतना ही, और अगले अंक में आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।